हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली सक्सेस एकेडमी। माय नेम इज़ केशव कटोच। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो 2022 का जो एग्ज़ाम है उसकी प्रीलिम्स की जो डेट है वो आ चुकी है। 16 अक्टूबर को जो है इसका प्रीलिम्स होगा और 30 अक्टूबर को आपका जो है वो नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम होगा। तो ये जो वीडियो है मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए लाया हूँ जो कि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जो है वो तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ 2 मंथ्स आपके पास रहे हैं और आई होप कि आप डट के तैयारी कर रहे होंगे इसके में। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ रहती है वो है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो कितने सॉल्व किए हैं। देखिए, अभी सिर्फ आप अगर चाहते हैं कि अगर आप अभी तैयारी करना शुरू करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कह सकता कि आप 100% अपना दे पाएंगे। बट जिन्होंने पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 1 ईयर उन्होंने तैयारी की है और उनको पता है कि हर साल किस टाइम पे, जैसे तो ये एग्ज़ाम जो है वो जून में हो जाता है बट इस बार थोड़ा लेट है, सितंबर अगस्त तक। सितंबर में उम्मीद थी बट आई थिंक ड्यू टू ये मानसून जो हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट हो रहा है जिसकी वजह से रास्ते जो हैं वो बंद हो जाते हैं, इसीलिए इन्होंने एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर के महीने में किया है इस बार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम करिए आप, हिमाचल के अगर कोई एग्ज़ाम करें तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे जो पीछे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे कि आपकी हिमाचल की जो HPGK होती है उस पर खासकर ये चीज़ें होती हैं। तो आपको पता है कि जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसमें यह है कि आपका फर्स्ट पेपर जो है वो GS का है, दूसरा पेपर आपका CSET है जो कि क्वालिफाई है। 100 क्वेश्चन इसमें होंगे आपको, है ना। तो आपको 100 में से क्या करना है, मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं। पिछली बार की जो कट ऑफ है वो अराउंड 100 क्या बोलते हैं 108 जो है वो इसकी कट ऑफ गई है, वो भी है जनरल की। आप ये लगा सकते हैं कि आपको कम से कम 55 क्वेश्चन जो हैं वो ठीक करने हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अराउंड आप अगर 60 to 65 क्वेश्चन करते हैं तो वो एक सेफ जोन होता है जिसमें आप ये कह सकते हो कि आप मेंस के लिए रेडी हैं, क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है और जिस हिसाब से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी टाइम मिल चुका है इस बारी, तो इस बार का जो कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। तैयारी भी आपकी उतनी ही ज़्यादा हाई होनी चाहिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश का जो 2021 का जो पेपर हुआ है, पिछले साल जो पेपर हुआ है उसके जनरल स्टडी पेपर को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपको पता है कि आपका 1/3 जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो उसी को अंदाज़ा लगा के आपने क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं। आपने देखा होगा कि इसका जो पैटर्न है, जैसे पेपर आपने जनरली UPSC का पेपर दिया होगा तो पहले भी HPPSC वैसे लेता था, बट अब इस तरीके का एक फॉर्मेट है जो कि ये देते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये फॉर्मेट ना थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी हो जाता है। मैं ये नहीं कहता सभी के लिए हो जाता है, बट कभी कभी ये कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि आपको ऑप्शन ध्यान में देते हैं, आप भूल जाते हो, दिखता नहीं है, या ऑप्शन इधर उधर कर देते हो। तो बड़े ध्यान से आपने देखना है, नंबरिंग को फोकस करते हुए आपने देखना है पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अपनी वीडियो के और डिस्कस करते हैं पेपर को कि पिछली बार किस तरीके का पेपर आया था। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक गुलामगिरी। देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन आया कहाँ से। तो देखो, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स जो हैं, अगर आप पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री और उसमें सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स को अगर छोड़ते हैं तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। हिमाचल का चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दो, HPPSC सोशल रिलीजियस रिफॉर्म से क्वेश्चन डालेगा आपको। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना। अब गुलामगिरी जो है ये बुक किसने लिखी है, तो इसका सही आंसर जो है वो महात्मा ज्योतिबा फुले है। ठीक है, गुलामगिरी जो है या इसको ट्रुथ सीकर सोसाइटी इन्होंने ज्योतिबा फुले ने इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था जिसको हम बोलते हैं सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज इन्होंने स्टार्ट किया था। और ये समाज इन्होंने क्यों स्टार्ट किया था, 1873 में इन्होंने ये समाज स्टार्ट किया था टू इम्प्रूव द जो कास्टिज़म हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म से और कास्टिज़म काफ़ी ज़्यादा था, तो इसीलिए इन्होंने सत्यशोधक समाज लाया। जो ब्राह्मणिज्म जो बहुत ज़्यादा फैला रहा था कि ब्राह्मण जो वो सोचते थे कि वही सबसे सुप्रीम है और जो नीचे जितनी भी छोटी कास्ट वाले हैं उनको बढ़ने नहीं दिया जाता था, समाज में उच्च तरीके से नहीं देखा जाता था, उनके खिलाफ ये सत्यशोधक समाज 1873 में खिला था। तो इन्होंने ही ये बुक लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी। तो ये गुलामगिरी इन्होंने 1872-73 में लिखी थी, जिसमें इन्होंने जो डेडिकेट की थी ये बुक, वो बुक डेडिकेट की थी अमेरिका में जो क्या बोलते हैं एक मूवमेंट था जो कि स्लेव्स को फ्री करने के लिए जो एक मूवमेंट था, उस मूवमेंट के फेवर में इन्होंने ये लिखा था कि हाँ, जो स्लेव्स है, स्लेविज्म है, वो ख़त्म होना चाहिए, और उसी को इन्होंने इंडिया में एक तरीके से जोड़ा उसके साथ। तो ये आपने ध्यान में रखना है गुलामगिरी। और आपको ये भी आ सकता है कि सत्यशोधक समाज किसने बनाया। द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वो कब पास हुआ था। देखो, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है ना, ये लॉर्ड कर्जन लेकर आए थे।
ये आपने ध्यान में रखना है। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे क्या क्या हुआ था, कैलकाटा कोऑपरेशन एक्ट 1899 हुआ, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 हुआ, और उसी टाइम पे जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आपका आया उसी टाइम पे 1904 में ही आपका इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट भी आया था। और इसी के साथ सबसे बड़ा जो चीज़ उन्होंने की थी वो दैट इज़ बंगाल का विभाजन, जो 1905, और डेट भी कभी कभी पूछा जाता है, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन शुरू हुआ था। और उसी के बेस पे हमारा क्या हुआ, बॉयकॉट मूवमेंट भी शुरू हुआ था। इन विच गवर्नर जनरल टेन्योर ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ड द सिंध, किस ब्रिटिश काल गवर्नर जनरल के काल में हमने सिंध को कॉन्कर्ड किया था? तो देखो सबसे पहले सिंध जो हमने 1843 में जो है वो कॉन्कर्ड किया था ब्रिटिश सरकार ने। और ये जो बैटल हुई थी जिसमें इन्होंने सिंध को अपने अंडर लिया था वो बैटल ऑफ मियानी। बैटल ऑफ मियानी के अंडर इन्होंने सिंध को अपने अंडर कॉन्कर्ड किया था। और जो पर्सन थे जो इसमें मेन थे वो थे चार्ल्स नेपियर। ठीक है, चार्ल्स नेपियर जो थे, इनको जनरल को इनको टारगेट दिया था कि इनको सिंध को कॉन्कर करना है। तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड एलनब्रो। देखो यहाँ पे आप एक चीज़ को और ध्यान देगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना तो आप एक बारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जितने भी गवर्नर जनरल हैं इनको लिस्ट तैयार कर लो। और दूसरी चीज़ की किस गवर्नर जनरल के टाइम पे क्या हुआ है ये तो आप पक्का ही करके चलो। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन झारखंड स्टेट इज नोन एज। अब देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है, जैसे कि आपने सुना होगा, इसको नॉर्थ ईस्ट में झुम कहते हैं, इसको स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। और जनरली कहा जाता है कि ये ट्राइबल एरियाज़ में होता है। क्या होता है कि एक लैंड है और उस लैंड पे अगर पेड़ लगे, ये पेड़ों को काटते हैं और वहाँ पे खेती करते हैं। जब इसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तो ये दूसरी जगह पे चले जाते हैं। इनको डिफरेंट कंट्रीज़ में, जैसे इनको लदांग, मिल्पा, चीना, ऐसे कई नामों से इनको डिफरेंट कंट्रीज़ में जाना जाता है, वो भी आपको पढ़ना है। बट इंडिया में अगर आप देखोगे तो झारखंड स्टेट इन्होंने पूछी है। अगर मैं आपको इंडियन स्टेट में बताऊं तो इनको उड़ीसा में इसको डाबी कहा जाता है। उड़ीसा में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डाबी कहा जाता है। इसको नॉर्थ ईस्ट में पोडू भी कहा जाता है, पोडू नॉर्थ ईस्ट में। एमपी में अगर आप बात करोगे तो एमपी में इसको बेवाड़ कहा जाता है। तो ऐसे डिफरेंट नाम है। तो इन्होंने झारखंड का पूछा है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, कुरुवा। ठीक है ना, कुरुवा। और ये जो कुमारी आप देख रहे हो, ये वेस्ट बंगाल में कुमारी कहा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो कुरुवा कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झारखंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। नॉट करेक्टली मैच का मतलब है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोसी कॉन्सिक्वेंट रिवर है। देखो मैं आपको यही बात बता रहा था। अब इसको देखो, ऐसे जनरली आपको कैसे लिखा होता है, इस तरीके से लिखा होता है, आपको आसानी होती है सामने देखने में। यहाँ आपको थोड़ी दिक्कत होती है, बट फिर भी आप उसके साथ मैनेज हो जाइए। तो कोसी कॉन्सिक्वेंट रिवर है, नर्मदा रिफ्ट वैली पे, ये बिल्कुल सही है। सतलुज एंटीसीडेंट रिवर है, घग्गर एंडोरेरिक रिवर है। देखो यहाँ पे अब आपको ध्यान में रखना है कि एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट रिवर क्या होती है। एंटीसीडेंट को बोलते हैं हम एक तरीके से वो रिवर्स, जैसे कि जो हमारी हिमालयन रिवर्स होती हैं, जो कि जैसे सपोज करो हिमालय जब बने तो इन रिवर्स ने स्लोप के साथ अपना पाथ चेंज नहीं किया, ये अपने ही पाथ पे चली, इन्होंने स्लोप को काट के अपना पाथ वही बनाया रखा, उनको बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर। ठीक है ना। कोसी जो है ये भी एंटीसीडेंट रिवर है, ये कॉन्सिक्वेंट रिवर नहीं है। कॉन्सिक्वेंट रिवर होती है जो स्लोप के साथ अपना डायरेक्शन बदल देती है। ठीक है ना। कॉन्सिक्वेंट रिवर कौन सी होती है, जो स्लोप के साथ अपना डायरेक्शन बदल दे। तो कोसी तो हिमालयन रिवर है, जो कि आपकी कहाँ से गुजरती है, बिहार से गुजरती है, और इसको सौरव बिहार भी कहते हैं। इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, कोसी। कोसी इज नॉट करेक्टली मैट, ये आपकी एक तरीके से कॉन्सिक्वेंट रिवर नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपकी ये एंटीसीडेंट रिवर है या इनकॉन्सिक्वेंट रिवर इसके साथ आना था। कॉन्सिक्वेंट रिवर आपकी मोस्टली जो आपकी पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो आपकी कॉन्सिक्वेंट रिवर्स है। ठीक है, जो आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये आपकी कॉन्सिक्वेंट रिवर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द काराकोरम रेंजेस ऑफ द हिमालय रेंजेस। अगर आप हिमालय से इस तरीके से पूरा इंडिया देखते हो तो सबसे टॉप पे जो रेंज मिलती है वो आपको काराकोरम रेंज मिलती है, जो कि पीओके से गुजरती है ना। इसी काराकोरम पे आपको सियाचिन ग्लेशियर भी मिलेगा। तो ये जो ये पूछ रहा है कि ये ग्लेशियर काराकोरम रेंजेस पे कौन सा, तो आंसर क्या है इसका, बाइफो इसका जो है, या बेफो जो इसका सही आंसर है। ज़ेमुंग ग्लेशियर आपको सिक्किम वाली साइड पे मिलेगा। ठीक है। किर्गिज़ रेफर्स टू, किर्गिज़ क्या है, तो किर्गिज़ जो है ये सेंट्रल एशिया में रहने वाले अफगान्स हैं, तो ये एक तरीके के कैटल हर्डर्स हैं। ठीक है, ये कुछ स्टैटिक क्वेश्चन पिछली बार बहुत ज़्यादा पूछे थे इन्होंने। एल्प्स माउंटेन चेन इज रिलेटेड टू वट, किस आपकी कॉन्टिनेंट में आपका एल्प्स है। तो देखो ध्यान में रखना कि हमारे जो मेन कॉन्टिनेंट्स है, जैसे आप नॉर्थ अमेरिका लेंगे तो नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज़ है। ठीक है, उसके बाद अगर आप साउथ अमेरिका लेंगे तो साउथ अमेरिका में आपके एंडीज़ हैं।
एशिया में लेंगे तो एशिया में आपका क्या है, हिमालयाज़ है, ठीक है ना। और अगर आप यूरोप लेंगे तो यूरोप में आपके क्या है, एल्प्स। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इसका यूरोप आंसर आएगा। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया लेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में क्या आएगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और अगर आप अफ्रीका लेंगे तो अफ्रीका में क्या आएगा, एटलस माउंटेन्स आएगा, सहारा वाले रीजन पे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, हर कंटिनेंट की हाईएस्ट पीक, लॉन्गेस्ट रेंज, सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ा पहाड़, ये आपको ध्यान में रखने हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हायर इन, किस सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। देखो इधर ऑप्शन यहाँ दिए हैं, ऊपर नंबर अल्फ़ाबेट वहाँ दिए हैं, आंसर ये जो है वो अगले पेज पे दिया है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्लेई सॉइल जो है ये ज़्यादा आपका क्या कहते हैं, इसका लार्ज सरफेस एरिया होता है। लार्ज सरफेस, एक तो लार्ज सरफेस एरिया है और दूसरा उसकी वजह से ये जो है टाइटली पैक्ड आपकी क्या होती है, टाइटली पैक्ड आपके इसके पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो ईजिली जो है वो नहीं निकलता इसमें से। तो इसलिए क्लेई सॉइल जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा क्या होती है, होल्डिंग, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। विच लीडर वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कमेटी, ये पॉलिटी से क्वेश्चन है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो थे वो कौन थे, अब बी आर अम्बेडकर थे। तो बी आर अम्बेडकर के साथ टोटल 7 बंदे और थे जिन्होंने इनका हेल्प की थी। तो मोहम्मद सादुल्ला ये भी थे, बी आर मिट्टर ये भी थे, बी आर अम्बेडकर ये तो चेयरमैन ही थे। तो आंसर क्या होगा इसका, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो मेंबर नहीं थे किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द गवर्नर, तो मतलब कौन सा ऐसा ऑफिसर है जो अपनी उसकी पोजीशन से निकाला जा सकता है बाय द गवर्नर। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक ये तो प्रेसिडेंट निकालता है। अपॉइंट, याद रखना अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर करता है, बट निकालता कौन है, निकालेगा आपका प्रेसिडेंट है। और मेंबर ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, दिस इज नॉट हैपेंड। ओके, सो आंसर क्या होगा, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया और सेंटर में हम बोलेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इन दोनों को अगर सेंटर में बात करें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट कभी भी अपॉइंट कर सकता है और कभी भी निकाल सकता है, इसका कोई टेन्योर नहीं होता। आर्टिकल 76 के अंडर आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आता है। एडवोकेट जनरल जो है सेम ऐसा है, स्टेट में होता है। इनका काम क्या होता है कि इन्होंने जितने भी स्टेट के केसेस होंगे, अगर स्टेट की तरफ से अगर आप स्टेट पे केस करते हैं, जैसे सपोज करो आपने HPPSC में कोई केस कर दिया स्टेट के खिलाफ, तो एडवोकेट जनरल या उसके अंडर सॉलिसिटर जनरल वो हैं, वो हैंडल करेंगे। और अगर आप सेंटर गवर्नमेंट पे करते हैं तो अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में केसेस निभाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ही इज़ द एडवोकेट टू द सेंटर। नेक्स्ट, बाय विच टाइम गवर्नर हैज़ टू रिटर्न ऑर्डिनरी बिल टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द रिकन्सिडरेशन। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा कि गवर्नर जो है किसी ऑर्डिनरी बिल को जब रिकन्सिडरेशन के लिए भेजता है तो कितनी देर में उसको भेजना चाहिए, ठीक है ना। स्टेट असेंबली को कितनी देर में उसको रिकन्सिडर करके गवर्नर को रिटर्न करना चाहिए ऑर्डिनरी, 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ। सो इसका आंसर होगा नो लिमिट। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, पिछली बार क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा स्टैटिक थे, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इस बार मे भी आपको स्टैटिक हो, स्टैटिक से अलग भी दिया जा सकता है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गुड हेल्थ एंड वेल बींग हैज़ शोन इम्प्रूवमेंट इन इंडिया ड्यू टू, तो इंडिया में अगर गुड हेल्थ और वेलबींग अगर शो दिखा रहा है तो उसका क्या होगा, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, बेटर एक्सेस टू हाउसिंग, वाइड स्प्रेड वेस्ट कलेक्शन प्रोसेशन। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका क्या है, डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो। जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे उसकी जो मृत्यु हो जाती है तो वो आपकी उसमें गिरावट जो है उसकी वजह से हमारे देश में जो है गुड हेल्थ और वेलबींग जो है वो मिली है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, देखो जब हम सस्टेनेबल की बात करते हैं ना तो सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि हमें इस तरीके से उसका यूज़ करना है कि वो एक्सप्लॉइट भी ना हो और वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बना रहे। सो एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है हमारा नेशनल मिशन, वो लॉन्च जो हुआ है वो उसकी क्या मतलब हैज़ बीन लॉन्च टू इनहैंस द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव व इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना है, इंक्रीज इरीगेशन कवरेज करना है, या इंश्योरेंस कवर टू द फार्मर्स देना है। तो इसका सही आंसर जो है वो इनहैंस द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है। अगर हम एग्रीकल्चर सस्टेनेबल तरीके से कर रहे हैं तो प्रोडक्शन लेवल को तो बढ़ाना हम चाहेंगे। द गवर्नमेंट हैज़ रिलीज अ न्यू 4 कलर क्लासिफिकेशन स्कीम फॉर इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन देयर पोल्यूशन पोटेंशियल, विच इज़ नॉट करेक्ट इन दिस रिगार्ड। मॉडरेट पोल्यूटिंग को ऑरेंज कैटेगरी, नॉट पोल्यूटिंग वाइट कैटेगरी, मोस्ट पोल्यूटिंग रेड कैटेगरी। देखो अब यहाँ रेड, देखो अब आप ये तो यहीं से देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा हो तो खतरे का निशान, और बिल्कुल ही नहीं होगा तो वाइट, बिल्कुल शांति, और अगर मिडल होगा तो ये होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ रूरल एरियाज फॉर द मेजरिंग पॉवर्टी। देखो हमारे देश में पॉवर्टी लाइन जो है ना, आपने सुना होगा पॉवर्टी लाइन का, और इसके ऊपर कई सारी थ्योरीज आ गई जिसमें तेंदुलकर थ्योरी भी इनमें से एक है।
पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइड किया जाए, किसको आप पुअर बोलेंगे, किसको आप पुअर नहीं बोलेंगे, ये इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो उनमें से एक तक कैलोरी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि रूरल लेवल पे इतना कैलोरी अगर आप नहीं लेते तो आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, और अर्बन एरिया का भी एक डिसाइडेड है। तो रूरल एरिया का अगर पूछा जाए तो इन्होंने पूछा है कि कितना कैलोरी होता है, तो आंसर इसका क्या आएगा, सी, मतलब 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे है। यहाँ पे पर ईयर पर मंथ कुछ मत लगाना, पर डे है, हमें 2400 कैलोरीज चाहिए। और यहीं अगर आपसे कोई अर्बन का पूछता है तो अर्बन का आपका क्या आएगा, 2100 कैलोरीज जो है वो आएगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है अगर जनरली देखा जाए तो। द फिनोमेना ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ ए कंट्री इज रिलेटेड टू, अब सिंपल है, डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है, ए शार्प डिक्लाइन इन द टोटल पॉपुलेशन, डिक्लाइन इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एन इंक्रीज in the sex ratio or increase in the population in the working age group. This is the right answer. जितना वर्किंग पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या रेफर करता है कि ग्रोथ जो है इकोनॉमी में, दैट इज अ रिजल्ट चेंज इन एज स्ट्रक्चर ऑफ ए कंट्री पॉपुलेशन। अगर कंट्री में ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, तो उसका मतलब है कि जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है कंट्री में वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जैसे सपोज करो इंडिया में माना जाता है कि 18 से 45 साल की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, दिस इज डेमोग्राफिक डिविडेंड एक तरीके से, इंक्रीज इन द वर्किंग एज ग्रुप। तो ये जो एज है अगर इसमें ज़्यादा होगा तो आपकी कंट्री और ज़्यादा ग्रो करेगी। तो हमें इसको यूज़ करना है, अगर आप इसको बर्बाद कर देंगे तो कंट्री बर्बाद ही होगी। ओके, नेक्स्ट है संकल्प इज लॉन्च टू प्रोवाइड। संकल्प जो है वो किस लिए हमने लॉन्च किया था, तो संकल्प जो है वो हमने लॉन्च किया था स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो इसमें जनरली हम क्या आएंगे, मार्केट रिलेवेंट ट्रेनिंग टू द यूथ, इसका जो है वो सही आंसर आएगा। अकॉर्डिंग टू FRBM एक्ट इंडिया फिजिकल डेफिसिट शुड नॉट एक्सीड। अब FRBM क्या है, यहाँ पे पहले एक तो फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, इट इज़ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। क्या है इसका फुल फॉर्म, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। तो ये आपका एक्ट कब आया था, 2003 में आया था। तो इसमें इन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया का फिजिकल डेफिसिट जो है, फिजिकल डेफिसिट होता है कि आप कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च रहे हैं, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है। अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं और आप 110 खर्च रहे हैं तो 10 रुपये आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा। तो कितना परसेंट आपने डिसाइड किया हुआ है, दैट इज़ 3% ऑफ GDP। तो टोटल GDP का 3% हमारा जो है वो क्या होना चाहिए, इससे ज़्यादा हमारा फिजिकल डेफिसिट नहीं होना चाहिए, डिसाइड किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। सो दीज आर द साइंस क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपसे पूछा गया। Calcium oxide reacts vigorously with the water to produce lime. Slaked lime slowly creates a layer of calcium nitrate on the walls of during the whitewashing. This is the right answer. Next simple same question, which is the correct. A very small opaque object does not change the straight path of light. Convex mirrors are generally used in torches. The mass density of kerosene less than that of water. And the ability of a medium to reflect light is expressed as a optical डेंसिटी। तो इसका आंसर जो है आपका 21 का आंसर जो है वो सी आएगा। द मास डेंसिटी ऑफ केरोसिन लेस देन, याद रखना कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है। तो ड्यूरिंग द डेंटल कैरीज द बैक्टीरिया एक्ट ऑन सलीवा टू प्रोड्यूस एसिड। ब्लड प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन वेन्स, राइट। नॉर्मल आपका जो प्रेशर होता है यही होता है 120 mm of HgN 80। डेंटल प्लेग इज कॉज बाय द डिमिनरलाइजेशन ऑफ द इनेमल। तो इसका सही आंसर जो होगा दैट ड्यूरिंग डेंटल कैरीज बैक्टीरिया एक्ट ऑन सलीवा टू प्रोड्यूस एसिड इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। Which of the following statement is correct? Cell vacuoles do not store waste materials. Water transport in plants occur across xylem. Breakdown of pyruvate in yeast in the absence of oxygen yields ethanol, and energy released from the rupture of the terminal phosphate group of ATP is equivalent to 35.5 kg and mole. So इसका जो आपका सही आंसर है दैट इज आपका ब्रेकडाउन ऑफ पिरुवेट। तो यहाँ पे करेक्ट जो है वो स्टेटमेंट देनी थी। Who was the name of chariot of Lord Jagannath during the recent रथ यात्रा। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके करंट से पूछेंगे जो कि उस टाइम के करंट के थे। तो यहाँ पे मैं आपको आंसर ही बताऊंगा। इसके आंसर क्या था, नंदी घोषा। ई मेधा पोर्टल इज रिलेटेड टू व्हाट। ई मेधा पोर्टल इज रिलेटेड टू ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग फॉर इंडियन मेडिकल हेरिटेज बुक्स। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तो आप पॉलिटी में पढ़ते हैं। अभी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। द कार्ड होल्डर गेट्स मल्टीपर्पज लाइफ टाइम वीजा टू इंडिया। He she can purchase agricultural land in India. He she gets voting rights. If he register for 5 years, he will be automatically Indian citizen. अब देखो यहाँ पे सबसे पहली गलती यही है, हमारे देश में हमारे देश के नागरिक के अलावा कोई भी एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकता।
वोटिंग राइट्स आउटसाइड को कभी नहीं मिले। 5 साल की जो रजिस्ट्री है 11 साल हो चुका है अब, ठीक है, आपको 11 साल काटने ही पड़ेंगे, मैक्सिमम आपको 11 साल काटने पड़ेंगे। तो कार्ड होल्डर मल्टीपर्पज़ लाइफ टाइम वीज़ा जो है ये एक तरीके का OCI को हमने क्या दिया है, एक तरीके से हमने इनको प्रिविलेज दिया हुआ है, ठीक है। विच फॉरेन कंट्री कंटिन्यू टू पाक रिपब्लिक डे अप्रैल 2021, दैट इज़ योर बांग्लादेश कंटीजेंट ने पार्टिसिपेट किया था। लेटेस्ट कंट्री विद होम इंडिया 2+2 डायलॉग, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था उस टाइम पे, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग क्यों था, क्योंकि इस टाइम पे रिसेंटली इंडिया ने रशिया के साथ भी 2+2 डायलॉग किया था और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया था। वैसे ही इसका अगर आप क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर है। ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखो 2+2 डायलॉग क्या है, 2+2 डायलॉग क्या है कि दोनों तरफ के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मतलब फॉरेन अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, इन दोनों की मीटिंग होती है। इंडिया का आपने क्वाड मेंबर्स के बारे में सुना होगा, ये पेपर में ध्यान भी रखना। क्वाड मेंबर्स जो हैं ये आपके 2007 में जब क्वाड बना था, उस क्वाड में आपका पहले इंडिया और US आए, उसके बाद जापान आया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आया। तो जो ऑस्ट्रेलिया है इन सभी के साथ इंडिया का 2+2 डायलॉग है। इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया इन सब के साथ क्या है, 2+2 डायलॉग है। क्वाड के बाद जो अनदर क्वाड है वो रशिया है, जिसके साथ इंडिया ने 2+2 डायलॉग किया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो रिसेंट जो था वो क्या था, जिसके साथ इंडिया ने 2+2 डायलॉग किया था। हु इज़ अपॉइंटेड न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, दैट इज़ मारियो ड्रैगी। विच ऑफ दीज कैन बिकम द शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 2017, इनमें से कौन सा SCO का 2017 में मेंबर बना था। देखो SCO जो है ये 1996 में एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था शंघाई 5। सो शंघाई 5 को ही आगे 2001 में कंटिन्यू करके हमने क्या बना दिया गया, SCO बना दिया गया। SCO एक तरीके की मिलिट्री इनके बीच में एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं मैं बोलूँगा, इसमें एक तरीके की मिलिट्री पैक्ट होता है इनके बीच में, इनकी मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है। एक तरीके से कहा जाता है कि इसको नाटो को एक तरीके से काउंटर करने के लिए ये SCO बनाया गया था। इसके अगर मेंबर्स की बात की जाए तो इसके मेंबर 8 मेंबर्स हैं अभी, और इसके 8 मेंबर्स में आपका एक पाकिस्तान है, इंडिया है, रशिया है, चाइना है, किर्गिस्तान है, ओके, कज़ाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है एंड उज़्बेकिस्तान है। ये आपके मेंबर्स हैं। अभी कहा जा रहा है कि ईरान एंड बेलारूस इसके आने वाले क्या हैं, दोनों मेंबर्स बनेंगे, मतलब इसकी टोटल मेंबरशिप 10 हो जाएगी। सो इंडिया और पाकिस्तान, तो इसका 1 and 2 आंसर 1 and 4 यस, डी इज़ द राइट आंसर। इंडिया और पाकिस्तान 2017 में इसके मेंबर्स बने थे। पाकिस्तान का नाम चाइना ने दिया था और इंडिया का नाम जो है वो रशिया ने दिया था। अरेंज द फॉलोइंग गांधी पीस प्राइज अवार्ड विनर्स पर्सनालिटीज़ इन क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ ईयर अवार्ड्स पर कन्फर्ड ऑन देम। तो ये उस टाइम पे जो दिए गए थे उसके बेस पे ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा गया है। सो इसका सही आंसर जो है वो 3142 है। मतलब पहले आपके एकल अभियान ट्रस्ट को मिला, फिर देन योके जसकावा को मिला, देन कुबूस बिन सैद अल सैद को मिला, और ये ओमान के किंग थे जो कि काफ़ी सालों बाद इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई थी, और शेख मुजीबुर रहमान जिनको लेटेस्ट मिला था, ठीक है। अब इन्होंने नेक्स्ट पूछा है कि ये देखो, ये किस तरह के क्वेश्चंस आपको जब आते हैं तो ध्यान में रखना है कि इन्होंने स्टेटमेंट में क्या बोला। इन्होंने बोला बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट में आपकी पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, फिर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, ठीक है। यहाँ पहली और दूसरी दोनों को इनकरेक्ट बोला है, यहाँ पे पहली करेक्ट दूसरी इनकरेक्ट है, यहाँ पहली इनकरेक्ट दूसरी करेक्ट है। अब सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, देयर वाज ए प्रोविजन इन द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 टू अबॉलिश स्लेवरी, ये करेक्ट है। 1855 द ब्रिटिश मर्ज द रियासत ऑफ अवध विद देयर किंगडम एक्यूजिंग देम ऑफ मिस रूल, ये 1856 में हुआ था। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, 32 का आंसर होगा सी। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरी इनकरेक्ट है। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ आंसर का बता दूंगा, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है और कौन सी नहीं। यंग बंगाल मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय शिशिर कुमार घोष, ये गलत है। यहाँ पे हेनरी दरजोई इसका आंसर आएगा। और प्रार्थना समाज वॉज स्टैब्लिश इन बॉम्बे इन 1865, तो 1865 में प्रार्थना समाज नहीं बना था, प्रार्थना समाज जो है वो 1867 में बना था बाय द आत्माराम पांडुरंग आत्माराम पांडुरंग के द्वारा ये बनाया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। नेक्स्ट, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये गलत है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। डेडिकेटेड गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट, Kippim and Kanakon are chief bauxite deposit areas in Goa, correct. Most of the bauxite deposits in India are associated with the laterites and occur generally as the sheets, बिल्कुल करेक्ट। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें क्या है, ठीक है।
महात्मा गांधी गेव स्लोगन डू और डाई क्विट इंडिया मूवमेंट, बिल्कुल सही। सुभाष चंद्र बोस एस्टैब्लिश फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी इन 1939, ये भी दोनों स्टेटमेंट इसमें क्या है, ठीक है। सो दोनों का करेक्ट आएगा। इन 1952 सत्येंद्रनाथ टैगोर एस्टैब्लिश्ड इंडियन रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी एंड बी आर अम्बेडकर मूव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो बी आर अम्बेडकर ने नहीं दिया था, ये किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो ये स्टेटमेंट इनकी गलत है। और 1942 में एक्चुअल में ये नहीं है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल था। 1934 में इन्होंने रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इनकी आंसर की के हिसाब से टिपिकल था। रेवेन्यू डेफिसिट इज़ द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना आपने रेवेन्यू लिया और उसमें से कितना रेवेन्यू खर्चा, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो रेवेन्यू डेफिसिट होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो इसकी करेक्ट है। द अमाउंट ऑफ यूजेबल एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट एज इट पास फ्रॉम द वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो अमाउंट ऑफ यूजेबल एनर्जी जो है आप रिमेन कांस्टेंट रहती है, इट इज़ पास फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, ये ऐसा नहीं होता। सिर्फ 10% रूल होता है। 10% रूल आपने हमेशा देखना कि एनर्जी जितनी भी आप एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे जाएंगे तो सिर्फ 10% ही एनर्जी जो है वो पास होती है। एनर्जी विद इन इकोसिस्टम कांस्टेंट नेवर चेंजेस, ये भी स्टेटमेंट आपकी ये गलत है, ये आपने ध्यान में रखना। रुहार वैली ऑफ जर्मनी इज़ द वर्ल्ड लेटेस्ट माइन एंड इंडस्ट्रियल रीजन एंड बोस्टन इज़ इंपॉर्टेंट शिप बिल्डिंग सेंटर इन यूएसए, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। मलक्का स्ट्रेट इज शिपिंग चैनल बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, मलक्का स्ट्रेट आपने ध्यान में रखना है कि ये मलक्का स्ट्रेट जो है ये दोनों के दोनों जो है वो इंडिया और इसको जोड़ता है कि नहीं, ठीक है। तो 41 को एक बारी देखना पड़ेगा। 41 आपकी स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। मेरे को एक बारी इसको देखना था कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि नहीं। हाँ, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। इरावदी रिवर सिस्टम रिलेटेड टू इंडोनेशिया नहीं, इट इज़ रिलेटेड टू चाइना एंड इट इज़ रिलेटेड टू म्यांमार। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से देखें तो डेथ ऑफ सीआर दास, तो डेथ ऑफ सीआर दास हुई थी 1925 में, जो कि एक स्वराजिस्ट थे। साइमन कमीशन अपॉइंटेड इन 1927, सॉरी 1927। डेथ ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिवेटेड 1829, यस, जब इन्होंने भूख हड़ताल रखी थी। और नेहरू रिपोर्ट 1928 में आपकी नेहरू रिपोर्ट आई थी, ये 1929 होगा, मैं 18 पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो आप इसको सीक्वेंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस क्या आएगा, 1 2 4 3 इसका सीक्वेंस है। ओके, सो नेक्स्ट है आपका मुग़ल बादशाह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये सारे मुग़ल बादशाह आपके औरंगज़ेब की डेथ के बाद हैं। 1507 में जब औरंगज़ेब की डेथ हुई है तो उसके बाद के ये बने। तो जहांगीर शाह, फारूक शाह और अहमद शाह आलमगीर 2, तो ये जो तीनों के तीनों जो लगे हैं ये सीक्वेंस में ही लगे हैं। तो इसका आंसर होगा 1 2 3 4। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब देखो यहाँ पे आप जब पढ़ते हैं ऐसे इस तरीके से आप इंडिया को देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखते हो कि इंडिया की रिवर्स को पूछता है। तो इन्होंने पूछा कि कौन सी है, तो सबसे पहले आपने देखा होगा कोसी रिवर, तीस्ता रिवर, ये कैसे ये तीस्ता रिवर आ गई। फिर आपकी आती है गंडक रिवर, ठीक है, गंडक रिवर आपकी यहाँ आती है। फिर उसके बाद आपकी आती है शारदा रिवर। तो आपका इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका बी आंसर होगा। इसमें सबसे पहले आपकी देखो, अगर उसने बोला ईस्ट टू वेस्ट तो तीस्ता आएगी, उसके बाद कोसी, तीस्ता के बाद कोसी है, कोसी के बाद आपकी गंडक और गंडक के बाद आपकी कौन सी है, शारदा। तो इसका आंसर आएगा 2 1 3 4। देन अरेंज द फॉलोइंग कंट्री फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है कि अगर डेनमार्क है, अगर डेनमार्क लिया है तो यहाँ पे इन्होंने ग्रीनलैंड को इंक्लूड किया है कि नहीं किया, ठीक है। तो नॉर्वे जो है वो आपका सबसे टॉप पे आएगा, देन आपका ऑस्ट्रिया, डेनमार्क आएगा, देन ऑस्ट्रिया, देन स्पेन हम इसको लेंगे। सो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो इसका या तो अगर आप ग्रीनलैंड को वो एक्सक्लूड करते हैं तो 1 2 3 4 है, बट अगर ग्रीनलैंड को इंक्लूड करते हैं तो 2 1 3 4 इसका जो है वो आंसर आएगा। साउथ टू नॉर्थ में इन्होंने पूछा है कि इनको लगाओ तो आर्कटिक ओशियन, हडसन बे एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड बैफिन बे, ये इसका सीक्वेंस होगा। सो इसका आंसर जो है वो डी है। मतलब पहले आपका, अच्छा पहले इन्होंने आर्कटिक ओशन, ओके 2 3 एंड योर, अच्छा इन्होंने साउथ टू नॉर्थ बोला, ओके ओके ओके, ये दिस इज़ माय मिस्टेक, साउथ टू नॉर्थ बोला इन्होंने। तो नीचे से ऊपर की ओर जाना है तो सबसे पहले गल्फ ऑफ मैक्सिको आएगा, देन आपका आएगा हडसन बे,
देन आपका आएगा बेफिन बे, एंड देन आपका लास्ट में आएगा आर्कटिक ओशन। अब देखो आपने देखोगे कि आर्कटिक ओशन जो है वो सबसे टॉप पे, अगर आप वर्ल्ड को इस तरीके से देखोगे तो सबसे टॉप पे आपको आर्कटिक ओशन दिखेगा। तो यहाँ पे लास्ट में 1 क्या है, एक ही जगह पे 1 है, देखो एक ही जगह 1 है, तो यहीं से आपका आंसर जो है वो निकल जाता है। तो इस तरीके से भी आप आंसर्स दे सकते हैं एग्जामिनेशन में। पुट दिस एग्रियन मूवमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द डेट ऑफ देयर स्टार्ट। सो बरदौली पीजेंट मूवमेंट आपका 1928 में हुआ, खेड़ा पीजेंट मूवमेंट आपकी 1917 में हुआ, 18 में हुआ, चंपारण आपका 1917 में हुआ, और मोपला पीजेंट मूवमेंट आपका 1921 में हुआ। तो इसका आंसर जो है वो आपका बी होगा। सबसे पहला आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आएगा तो 3, फिर देन 2, एंड देन आपका 4, एंड देन 1। तो ये आपका इसका सीक्वेंस होगा। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन रिलेशन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप इन द करेक्ट सीक्वेंस। सो करेक्ट सीक्वेंस में इसका आंसर क्या है, सी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द एरिया करेंगे, फिर वहाँ पे मीटिंग करेंगे, फिर आप अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उसके बाद आप पेमेंट, रीपेमेंट, मेंटेनिंग अकाउंट्स रिकॉर्ड करेंगे। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे चलते हैं ये उसके बारे में पूछा, ये ऑप्शन से ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग 4 इंडो डिफेंस एग्रीमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। इस तरीके के क्वेश्चन को अगर आपको नहीं आता है तो उसको छेड़ना नहीं है। तो इसका आंसर जो था वो 3, 1, 4, 2 इसका सही आंसर। तो ये ध्यान में रखना है, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते तो छोड़ दो, आपने ईगोइस्टिक नहीं बनना है कि नहीं छेड़ना ही छेड़ना। ओके, नेक्स्ट है इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट देखो ये क्वेश्चन, ये सारा स्टैटिक पूछा है इन्होंने। अगर आप इसमें देखो तो इसमें कोई भी कंसेप्ट नहीं है। 1865 में हाई कोर्ट्स पर एस्टैब्लिश हुए। जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज वाराणसी बनाया, बिल्कुल सही। फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन फ्रॉम कैलकाटा टू आगरा वाज ओपन 1854, इट इज़ 1851। एंड पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन 1785, नो इट इज़ 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ। देखो एक एक ईयर का फ़र्क डाला है, ये बहुत ज़्यादा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आज जो आपका पेपर होगा 16 अक्टूबर को, इस तरीके की मिस्टेक आपको नहीं देखना है कि ठीक है उनसे गलती होगी, ऐसा कुछ नहीं। आपको अगर लगता है 1784 है तो 84 है। तो इसका आंसर जो है वो आपका क्या है, ए, फिर 1 and 2। नेक्स्ट है हैदर अली स्टैब्लिश ए मॉडर्न आर्सल इन दिंदीगल 1757, नॉट 1755 में ये बनाया था इन्होंने फ्रेंच आर्मी के साथ मिलकर। हैदर अली डाइड इन 1783, नॉट 1782। एंड देन टीपू सुल्तान प्लांट, दिस इज करेक्ट, ट्री ऑफ लिबर्टी श्रीरंगपट्टनम। एंड टीपू सुल्तान वाज मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब, यस ये लिबरल्स का ग्रुप था जो कि इन्होंने ज्वाइन किया था। तो 3 and 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, मतलब 51 का भी ए आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये 1755 यहाँ पे ध्यान में रखना, इन्होंने मॉडर्न आर्सेनल बनाया था दिंदीगल में। जूट इज़ यूज फॉर मेकिंग डेकोरेटिव आइटम, शुगर केन इज़ अ सीरियल क्रॉप, कॉटन रिक्वायर्स क्लियर स्काई ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज, एंड शुगर केन इज़ अ क्रॉप ऑफ टेम्परेट एरियाज। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है बी, मतलब 1 and 3। आपका पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज जूट इज यूज फॉर मेकिंग डेकोरेटिव आइटम, बिल्कुल सही है। और तीसरा कॉटन के लिए क्लियर स्काई जो है उसकी फ्लावरिंग स्टेज में चाहिए ही होता है, बाकी स्टेटमेंट गलत है। विच इंडस वैली साइट्स आर इन इंडिया। तो धोलावीरा को तो अभी आपने देखा होगा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में दिया हुआ है। और राखी गढ़ी जो है वो आपका ये भी न्यूज़ में यहाँ पे 5000 साल पुराना जो कप प्लेट्स वगैरह ये जो है ये मिले हैं यहाँ पे, ये हरियाणा में आपकी, ठीक है ना। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो आपको 2 ही चूज़ करनी है ना, 1 and 2, 2 and 3। तो आंसर क्या हो जाएगा था 1 and 2 जो है वो आपके आंसर्स होंगे, ठीक है। बेडुइन्स आर द वंडरिंग ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल एशिया, क्रोट्स आर द इन्फेक्ट्स ऑफ क्रोशिया, एस्किमोस लिव्स इन फिलीपींस, ये तो बिल्कुल ही है, ये टुंड्रा रीजन में होते हैं। पीपल ऑफ न्यूजीलैंड आर नोन एज कीवीज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे भी हमें 2 ही ऑप्शंस चुनने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा 2 और 4 इसका जो आंसर होगा, तो 54 का भी ए आंसर है। उसके बाद पूछा है मियामी बीच इज़ ए सेंटर फॉर मैनी वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ग्लासगो इज़ नोन फॉर डायमंड माइनिंग, Honolulu is a famous for the textile industry, and the Istanbul is formerly known as Constantinople. So इसका आंसर जो है 55 का दैट इज़ 1 and 4। पहली स्टेटमेंट सही है और 4th स्टेटमेंट जो है वो सही है। इसके बाद इन्होंने पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे हैं कुछ। पार्ट 9 हैज़ बीन क्रिएटेड आफ्टर द पासिंग ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पार्ट 9 की बात की गई है इन पे, ठीक है ना। और दूसरी इन्होंने पूछा है पार्ट 9 हैज़ बीन क्रिएटेड विद द पासिंग 74th, पार्ट 9A। उसके बाद पार्ट 10 इन्होंने पूछा क्रिएटेड विद द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पार्ट 10A। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत है, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो आपकी 1 and 2 इसका जो है वो सही आंसर जो है वो आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है 57th क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो जस्टिस दीपक मिश्रा हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंट इन द क्रिएशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL को आपने पढ़ना है, आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो ध्यान में रखना इसका।
जस्टिस रंजन गोगोई ज्वाइंट राज्यसभा आफ्टर रिटायरमेंट सुप्रीम कोर्ट, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये न्यूज़ में भी थी उस टाइम पे। जस्टिस PN भागवती इंट्रोड्यूस PIL, एंड उसके बाद है जस्टिस VK कृष्णा ये रिज़ाइन फ्रॉम बिफोर टाइम। तो इसका सही आंसर जो है वो 2 और 3 है। ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स is released by Ministry of Housing and Urban Affairs. This index was firstly released in August 2019. Citizen participation is an important part of index assessment and it captures quality of life based on data collected on 6 parameters. तो यहाँ पे आपको 2 ही ऑप्शन चुनने हैं, मतलब 2 गलत ही होंगे इसमें से। सो आपको एक स्टेटमेंट पहले ध्यान से चुननी है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पहली स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है। तो 1 और 3, तो 1 जहाँ होगा तो मतलब 1 2 ही ऑप्शंस पे हैं, बट ये 2019 में नहीं आया था, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 3 आंसर होगा। जैविक खेती पोर्टल इज़ इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, तो ये तो आपका जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि ये पोर्टल ई-कॉमर्स के लिए नहीं, जैविक अगर आता है तो इसका मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग से। दिस पोर्टल डज नॉट प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये भी गलत है। अगर जैविक खेती पोर्टल आ गया तो मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग है। अब ये क्या कर रहा है? डिस्कवरी मैकेनिज्म टू हेल्प फार्मर्स, तो ये सेम स्टेटमेंट सही है। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन कुछ भी थे बीच में जो आप कर सकते हो, मतलब आपने पढ़े ना पढ़े हो, बट आप ऑप्शन के हिसाब से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। उसके बाद है ब्लड प्लाज्मा कंटेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज टू फाइट कोरोना वायरस, ये स्टेटमेंट गलत है। ब्लड प्लाज्मा इज ए पेल येलो इन कलर, ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। ब्लड प्लाज्मा कंटेन हीमोग्लोबिन, ये सही है। एनी पर्सन कैन डोनेट ब्लड प्लाज्मा टू एनी अदर पर्सन इफेक्टेड बाय कोरोना वायरस, ये भी आपकी स्टेटमेंट जो है वो सही, क्योंकि उस टाइम पे आपके इस तरीके के थ्रू भी इलाज जो है लोगों का किया जा रहा था। तो 3 और 4 इस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट इन्होंने ये एक दिया है, मैच द फॉलोइंग करेक्ट आपको करने हैं। तो दिल्ली दरबार जो है ये 1877 में लगा। सेकंड अफगान कुका मूवमेंट यहाँ करते हैं 1872। क्वीन विक्टोरिया को केसरी हिंद 1876 और अफगान वॉर 1878। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर जो है वो आपका बी बनता है। उसके बाद देखते हैं ट्रॉपिकल सवाना हॉट डेजर्ट्स, आपको हॉट डेजर्ट अगर देंगे तो ये आपका वेस्टर्न राजस्थान आएंगे, ठीक है। उसके बाद पोलर टाइप अगर देखोगे तो पोलर टाइप आपका जो है वो आएगा कश्मीर का रीजन जो आएगा। पोलर टाइप आपका थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ पे आपको मिलेगा। ट्रॉपिकल सवाना रीजन्स अगर आप देखोगे तो मोस्ट पार्ट ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यूज एंड कोरोमंडल कोस्ट ऑफ मानसून विद ड्राई समर। मानसून विद ड्राई समर ध्यान में रखना कि मानसून जब आता है तो हमारा तमिलनाडु में ड्राइनेस होती है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसका क्या आंसर होगा? कोरोमंडल कोस्ट। तो डी का 1, अगर आप डी का 1 देखोगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में डी का 1 है, तो आंसर क्या होगा? इसका बी आंसर होगा। एक ऑप्शन आपको मिल जाए इसमें से, अगर आपको एक ऑप्शन भी मिलता है, देखो डी का 1 है मुझे पता है, बाकी है ही नहीं डी का 1, लगाओ उसको, बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं, अगर आता है नहीं आता छोड़ो उसको। फर्स्ट अमेंडमेंट जो है उससे आपका 9 शेड्यूल आया था, बिल्कुल करेक्ट। 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है इसने राइट टू प्रॉपर्टी हटाया था। 86th अमेंडमेंट एक्ट से आपका राइट टू एजुकेशन आया था। 103rd से आपका EWS को रिजर्वेशन मिली थी। तो इसका आंसर जो है वो आपका बी होगा। आर्टिकल 15 एंड 16(4), आर्टिकल 15(6) एंड 243 एंड डी एंड 330, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि लोकसभा सीट्स, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इसमें कौन सा होगा। तो इसका आंसर जो है वो सी है, मतलब ए का 3, आपको 3 मतलब 15(4), 16(4) में अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात की गई है। बी का 4 मतलब आपके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद सी का 2 मतलब 243 इंस्टीट्यूशन में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात की है। 253 की बात साफ पता लग रही है कि 243 डी में आपके 21 मैटर्स दिए गए हैं। अगर आप देखोगे ना रिजर्वेशन की बात की गई है यहाँ पे। 243 में आपकी जो वुमेन्स हैं उनको रिजर्वेशन की बात की गई है। और लोकसभा सीट्स आपका लास्ट 330 में लोकसभा सीट्स की बात की गई है। नेक्स्ट है आपका नेट टैक्स रेवेन्यू। ये तो आप ये ध्यान में रखिए कि ये प्रॉपरली आपको उस टाइम का बजट वगैरह या फिर आपको पिछला ध्यान में होना चाहिए। तो ये तो एक क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन छोड़ने होते हैं आपने। नेक्स्ट है इन्होंने लिटमस पेपर की बात की है, नाइट्रोजन की बात की है। तो चिप्स में आपकी नाइट्रोजन होती है, बिल्कुल आराम से आप बता सकते हो, ठीक है ना। और आपका जो लिटमस है वो आपका लीशंस, जिसके थ्रू आपको एयर पोल्यूशन के बारे में पता लग जाता है। तो ए का 4 अगर आप देखते हो तो ए का 4 2 में है। फिर आप देखते हो बी का 3 भी आपका दोनों में है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो आंसर इसका होगा ए, क्योंकि सी का 1 है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्सापेटाइट जो है वो टूथ एनामल में आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये आपको ध्यान में रखना है।
एसआई यूनिट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। लेंस की पावर अगर आप देखोगे तो लेंस की पावर क्या है आपकी, डायपोल, ठीक है ना। उसके बाद आपके पूछेंगे एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, किसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है तो वी से होता है। तो मुझे मिल गया हमारा 1 और 3 मिल गया, तो 3 और 1 ये वाला क्वेश्चन आपका आ जाएगा। देखो यहाँ पे किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा है, 3 और 1 मतलब बी का 1 कहीं पे भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा, डी इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन करने के तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन भी आया है, पॉलिटी के क्वेश्चन भी आए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आए हैं, है ना। ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया, तो कोई भी सेक्शन आपने छोड़ना नहीं है। सो यहाँ पे आपसे पूछा गया है पेरिस्टैटिक मूवमेंट, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एमिलेस एंड बाइल जूस। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। सो यहाँ पे आंसर इसका है डी। ए का आपका है 2, उसके बाद बी का आपका है 3 एंड आपका सी का, सॉरी बी का 3 है, सी का 1 है और आपका डी का जो है वो 4 है, मतलब बाइल जूस जो है वो आपका लीवर में मिलेगा। उसके बाद आपसे इन्होंने पूछा है कि कौन कहाँ से है, मतलब ये क्वेश्चन आपका जनरली इन्होंने लिस्ट पूछी है उस टाइम के। आप ये बता सकते हैं चार्ल्स डार्विन है, इन्होंने ओरिजिन की बात की थी, तो यहाँ पे ओरिजिन की बात की है, तो इसका आंसर जो है वो आप देखो ए का आपको मिलेगा 2, ठीक है, ग्रेग मेंडल, यूनिवर्सिटी ऑफ वेना। उसके बाद बी 3 रोल ऑफ अर्थवॉर्म्स इन सॉइल फर्टिलिटी, सी का 1 सी का 1 रोल ऑफ अर्थवॉर्म्स इन सॉइल फर्टिलिटी, ये एक क्वेश्चन मेरे को देखना पड़ेगा बी। ओके, सो सी का 1, ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसको हम होल्ड पे ले सकते हैं क्योंकि ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि किसने। दिमित्री मेंडेलेव आप ध्यान में रख सकते हैं कि आपका पीरियोडिक टेबल जो है वो आपका इनका ही है। तो डी का 4 आपको 2 जगह मिल रहा है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग आपके लिए हो सकता है, ये मेरे लिए भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो रहा है। उसके बाद आता है आपके ट्रॉफीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आपको किसी भी ट्रॉफी का नहीं पता तो यहाँ पे ध्यान में रखिए, केरला में एक बोट रेस होती है नेहरू ट्रॉफी, ठीक है ना। तो वो आपकी जो हमारी वेम्बानंद लेक है या अष्टमुडी लेक, उनमें से किसी एक लेक में ये बोट रेस होती है, नेहरू ट्रॉफी। सो नेहरू ट्रॉफी देखो डी का 2, आपको कहीं पे भी डी का 2 मिल रहा है ये, सो इसका आंसर डायरेक्टली यहाँ से हो जाता है। ये क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, अगर आपको नहीं पता तो कोई एक ऑप्शन उठा के देखिए जो आपको पता है, एक तो पता होना चाहिए। ओके, जेनिफर डोनर, रॉबर्ट डे विल्सन, एंड्री एम गेज एंड लुइस गुलक, ये उस टाइम के नोबेल प्राइज़ विनर हैं, ये ध्यान में रखना है। तो इस बार की नोबेल प्राइज़ की लिस्ट को भी आपने अच्छे से पढ़ना है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर था उस टाइम पे वो है सी। अब क्वेश्चन आते हैं आपके टोटली आपकी हिमाचल जीके के, ठीक है। सो देखो सबसे पहला आपने हिमाचल का, देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हिमाचल का जो बजट है, हिमाचल का जो इकोनॉमिक सर्वे है, इसको आपने ध्यान से करना है। और इस बार का मैं आपको बताता हूँ इंडिया का जो बजट है, इसको भी आप पढ़ के जाएँ, इससे क्वेश्चन पक्का आपके बनेंगे। इससे आपके 4 या 5 क्वेश्चन पक्का हैं, चाहे आप एनटी का पेपर दे रहे हैं, चाहे आप एचएएस का दे रहे हैं। बजट इकोनॉमिक सर्वे को तो ना ही मतलब भूले ना इनको। तो ये बजट से ही क्वेश्चन इन्होंने पूछा, 2019-20 का बजट पूछा इन्होंने। टोटल एक्सपेंडिचर जो है हिमाचल प्रदेश का, सैलरीज और पेंशन एंड इन पे कितना खर्च होता है हिमाचल प्रदेश का, दैट इज़ 59% हम टोटल जो है वो खर्च करते हैं किस में, पेंशन पे, सैलरीज में, इंटरेस्ट में, सब्सिडीज़ में हिमाचल में करते हैं। उसके बाद पूछे ना मियाँ ज्वाला सिंह और एस बद्रीनाथ एंड ज्वाला सिंह और द लीडर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ एचपी। तो इसका आंसर जो है वो गदर पार्टी आएगा। यहाँ पे बच्चे पजौथा मूवमेंट जो है और बाकी इसमें कोई और प्रजामंडल ना डालें इसमें, ठीक है। तो गदर पार्टी इसका आएगा। द फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच जो इंडिया HPCA जो हमारा स्टेडियम धर्मशाला में इंटरनेशनल स्टेडियम है, किसके बीच में खेला गया था, तो आंसर था इसका इंडिया और इंग्लैंड के बीच में ये मैच खेला गया था। नो सीनरी इन माई ओपिनियन प्रेजेंट सच सब्लाइम डिलाइटफुल कॉन्ट्रास्ट दिस कोट बाय GC बानेस इज फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो ये स्टेटमेंट्स जो जितने भी ट्रैवलर्स आए हैं, जितने भी ने भी बुक्स लिखी हैं, इसके बारे में ध्यान में रखना है आपने, इन पे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ये कांगड़ा रीजन जो है इसके बारे में बोला था। अब इन्होंने यहाँ पे ठकुराइज जो है हमारी 18 और 12 ठकुराइज जो हम शिमला की पढ़ते हैं या प्रिंसली स्टेट जो शिमला में थी, उनके बारे में पूछते हैं। तो ये ध्यान में रखना कि कौन सी प्रिंसली स्टेट जो है वो किसके साथ लिंक करती है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा ऑल आर ट्रू, ओनली 1 इज़ फॉल्स, ऑल आर फॉल्स एंड ओनली 3 इज़ ट्रू। तो इसका आंसर जो है वो आपका ओनली 1 इज़ फॉल्स आएगा, क्योंकि जो कोटी स्टेट है ये फाउंडेड जो गुलेर स्टेट का नहीं है, ये कुटलैर स्टेट के जो है उसके ये फाउंडर्स हैं, ये फाउंडेड बाय द डिसेंडेंट्स ऑफ कुटलैर, ठीक है ना। सो भाजी और कोटी ये दो जो है वो कुटलैहर के हैं, भाजी एंड कोटी। कुटलैहर जो है जगह उन दोनों प्रिंसली स्टेट्स में का, ये है भाजी कोटी जो है उसके डिसेंडेंट से बने हैं,
ठीक है ना। बलसर स्टेन ऑफशूट ऑफ सिरमौर है, ये बिल्कुल सही है। धामी जो है डिस्टेंट ऑफ पृथ्वीराज चौहान, बिल्कुल सही है। डरकोटी फुरत दुर्गा सिंह सेक्शन ऑफ हाउस ऑफ जयपुर, ये मारवाड़, ये भी सही है। उसके बाद है मुंद्रो एंड गारू आर नोन एज द चिल्ड्रन ऑफ हाइपरगेमस यूनियन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वांगलास। ये ट्राइबल एरियाज जो है ना, इससे क्वेश्चन बहुत पकड़ा हुआ है इन्होंने आजकल। HPPSC के ट्राइबल सेक्शन से, कास्ट सेक्शन से, रिचुअल से, मैरिज से, कस्टम से, इनसे क्वेश्चन पूछता है वो। तो ये ध्यान में रखना है कि स्वांगला इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पूछा क्वेश्चन ऑफ ए मैरिज इन ए सिक्किम इज एक्जैक्टली सिमिलर टू विच ऑफ द मैरिज सिस्टम इन HP। सो कौन सा इसमें जो है वो सेम है जो सिक्किम में जो शादी होती है। तो इसका सही आंसर है द्रोश, जिसको बोलते हैं डब डब। ये एक तरीके का आई थिंक बाय मैरिज बाय कैप्चर होती है, इसको कई जगह पे कई नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद 79 है जट ट्राइब जो हिमाचल प्रदेश में है वो कौन से रिलीजन, ये आपको लाहौल स्पीति वाली साइड पे आपको जट ट्राइब मिलेगा। सो ये कई जगह पांगी वाला एरिया, लाहौल स्पीति, किन्नौर वाला रीजन वाले में भी मिलेगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, बुद्धिज़्म इसका सही आंसर है। अब देखो यहाँ पे आप हिमाचल हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो हिमाचल हिस्ट्री की एग्जैक्ट चीज़ों के बारे में पूछा उन्होंने। गजनवी ने अटैक कब किया, 1009 में किया, बिल्कुल सही। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने नगरकोट पे एक्सपीडिशन कब किया, 339 में किया, ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, 337 था, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद 1348 में राजा पूरब चंद रिकवर्ड कांगड़ा फोर्ट, ये गलत स्टेटमेंट है। पूरब चंद जो था वो ऊना का, जसवान का फाउंडर था, ठीक है ना। इन्होंने अपनी कैपिटल राजपुरा बनाई थी, तो ये स्टेटमेंट यहाँ सही है या गलत है। आमिर तैमूर रिटर्न हरिचंद असेंडेड द थ्रोन ऑफ कांगड़ा इन 1405। सो ये स्टेटमेंट आपकी इसमें जो है वो सही है। तो इसका आंसर जो है वो 1 और 4 जो है वो इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है राजा, अभी इन्होंने राजा संसार डाइड इन 1825 में राजा संसार ने जो है वो 1825 में इनकी डेथ हुई है, ठीक है। ये इन्होंने स्टेटमेंट दी है यहाँ पे। राजा संसार कांगड़ा इन्वेडी बिलासपुर स्टेट इन 1796, ओके, ये स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट 1824 इसका आंसर आएगा, ये ध्यान में रखना आपने। 1844 सिख जनरल जोरावर सिंह नेक्स्ट द टेरिटरी ऑफ लाहौल एंड स्पीति और टू 68, ये आंसर इसका 1842 जो है वो इसका आंसर होना था। और 1800 महाराजा रणजीत सिंह टुक ओवर द पोजेशन ऑफ कांगड़ा फोर्ट, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि सिखों के अंडर जो है वो कांगड़ा आया था। तो इसका 2 और 4 इसका सही आंसर जो है वो मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है विच आर नॉट ट्रू अबाउट द फोक डांसिंग एंड फेयर फेस्टिवल ऑफ HP। सो HP के कौन से इसमें फेयर एंड फेस्टिवल जो है वो यहाँ पे पूछा गया है। सो पहला है खैरात एंड उजाग जमा, ठीक है, खैरात एंड उजाग जमा इसका पूछा है। भुंदा शंत एंड भोज, भुंदा शंत एंड भोज आर गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ खुम्बा बाय द हिल पीपल। मिंजर फेस्ट स्टार्ट इन द सेकेंड संडे ऑफ सावन। छम्ब इज द सैक्रेड मास डांस परफॉर्म्ड ओनली बाय द लामास। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो गलत नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। तो इन स्टेटमेंट्स को पढ़ लीजिए, ये ध्यान में रखिए, क्या पता आपको सिंगल में ये क्वेश्चन पूछ ले हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, अब इस पर भी नॉट ट्रू पूछा है। प्रांगला पास लाइज बिटवीन किन्नौर एंड लाहौल। मनीरंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ चंबा। कालीचो इज द फेमस लेक ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। छोबिया पास लाइज बिटवीन लद्दाख एंड लाहौल। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, इसमें से सारी जो है वो सही है। तो देखो इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए जो मर्जी हो, पर यहाँ पे देखो इनमें नन ऑफ दीज और यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, सभी सही है, वहाँ सभी गलत नहीं है, वहाँ पे भी सभी सही है। नेक्स्ट इनमें से कौन सी सिलेक्ट ट्रू करो। चंबा कुल्लू किन्नौर आर कंसीडर द मोस्ट ससेप्टेबल ऑफ लैंडस्लाइड थ्रेट, ओके। उसके बाद इन्होंने पूछा है ऊना बिलासपुर सिरमौर शिमला एंड सोलंग कंसीडर एज ए लो वनरेबल ऑफ डिजास्टर थ्रेट्स। Hum Valley of Una district has hardly any natural drinking water resource, and as per the study of central water, Kalam Valley in Sirmaur district has exploited the least groundwater। यहाँ पे least नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा over exploited। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर होगा C। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। तो ये आपका क्वेश्चन टोटली ही आपका इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर है, तो इसको मैं अभी सिर्फ आंसर बताऊंगा आपका। इसका आंसर जो है वो C है, 1 and 2। The per capita income 1920 में witnessed 6.2%, and the second statement that the revised estimate the contraction in economy was expected to be around 7.9% in December 2020. Which of the following are not correct about the social welfare program of the government of Himachal Pradesh?
इसमें इन्होंने पूछा है, तो इसका आंसर जो है वो नन ऑफ दीज है। मैं आपको पहले बता दूं, इसमें सारी स्टेटमेंट जो है, ये आपको जो स्कीम्स हैं, ये आपको जितना भी आप इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये स्कीम्स मिलेंगी, तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये पेपर देखो कहाँ से आया हुआ, इकोनॉमिक सर्वे का डाला हुआ पेपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? हिमाचल प्रदेश फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ये भी आपका पेपर जो है, ये आपको एक तरीके से बोलूँ, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे, सो उसमें अचीवमेंट्स भी दी जाती है। तो इसका आंसर 1, 2 एंड 3 है। इसमें हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की जगह यहाँ पे आंसर जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट आना था, जिसको फर्स्ट प्राइज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अंदर अवार्ड मिला 2019 में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट बैंकिंग सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश? 2011 के अकॉर्डिंग हिमाचल में एवरेज पॉपुलेशन पर ब्रांच 3129 है। ओके, उसके बाद हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक 217 ब्रांचेज इन हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, नॉट करेक्ट पूछा है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है द हाईएस्ट नंबर, देखो कांगड़ा में सबसे ज़्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द गिवन द रिस्पॉन्सिबल लीड बैंक ऑफ द 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंबा एंड लाहौल स्पीति, बिल्कुल सही। तो 3 और 4 स्टेटमेंट तो सही है, तो 3, 4 तो यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, तो इन्होंने बोला नॉट करेक्ट। सो नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज एंड 2 ओनली, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2 ओनली, मतलब ये इसका आंसर है। यहाँ पे इसकी ब्रांचेज जो है वो 217 ब्रांचेस नहीं है, यहाँ पे कम से कम 218 या 219 है, 217 से ज़्यादा है। तो देखो एक कम करके इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया हुआ है यहाँ पे। नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज नैपकॉन्स वाज नॉट इन ऑर्डर, ये भी आपका इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है। फॉलोइंग असाइनमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2020 एंड 21, तो इसका सही आंसर है ए, इसका सही आंसर है दैट इज़ नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से इन्होंने पूछा नॉट इन्वॉल्व, तो ये सारी की सारी इसमें इन्वॉल्व है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इसमें करेक्ट पूछा गया है, तो इसमें उन्होंने पूछा है कि 2011 से हिमाचल इज द ओनली स्टेट कंट्री वेयर 89 पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज, विच इज़ अ वेरी राइट स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद में पूछा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू 70% होगा, ये भी सही है। अबाउट 15.72% ऑफ टोटल GSDP कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइक सेक्टर। दिस स्टेटमेंट इज लिटिल बिट लाइक कन्फ्यूजिंग। ओके, इसमें इनका जो परसेंटेज है आई थिंक वो 13% है, 13 पॉइंट कुछ समथिंग है। और आउट ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट द होल्डिंग इज 29 पॉइंट लाख, ये भी स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो इसका आंसर जो है वो बी आंसर होगा इसका 1 एंड 2। लैंड होल्डिंग इनकी 13 कुछ लैक्स जो है हमारा लैंड होल्डिंग्स है इनकी। तो सेलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टेकन इनिशिएटिव टुवर्ड्स अ गुड गवर्नेंस बाय सेटिंग अप द CM डैशबोर्ड। ओके, एंड भारत नेट इज इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर ब्रॉडबैंड सर्विस टू द म्यूनसिपैलिटीज, सो ये आपका रूरल एरियाज में है, ये भी ध्यान रखना। हिम्स वन वॉज सेटअप इन द स्टेट एंड द स्टेट गवर्नमेंट 2010, ये 2008 में बना था। तो स्टेटमेंट 2 एंड 3 डायरेक्टली शोज दैट इट इज़ ए रॉन्ग। अब मैं आपको लग रहा होगा कि मैं क्यों, क्योंकि मेरे पास सेकंड स्टेटमेंट गलत थी, तो यहाँ 2 ऑप्शन पहले ही था, बाकी में कहीं 2 था ही नहीं, और उसने क्या पूछा इनकरेक्ट, तो मैंने पहले ही सीधा देखा और मैंने 4th को ज़्यादा देखा ही नहीं, ये आपने ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1977, ये क्वेश्चन थोड़ा छोड़ने वाला क्वेश्चन था आपका उस टाइम पे। इट हैज़ बीन 59 प्लानिंग एरियाज, प्लानिंग आर कंस्टिट्यूट 1.60% ऑफ जियोग्राफिकल स्टेट। ये आपको एक्ट प्रॉपर पता होगा तभी आप इसका आंसर दे सकते हो, तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये आप तुक्का मार सकते थे कि पीछे ऊपर आपके ऑल ऑफ दीज वगैरह ऐसे आ रहे हैं, तो ये आ सकता है। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा कुछ ऑथर्स और उनकी बुक्स, ठीक है, कांगड़ा पेंटिंग, कांगड़ा वैली, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वह पहले हम देखते हैं ए हरमन गोइट्स, सो अर्ली वुडन टेम्पल्स ऑफ चंबा, एंड कांगड़ा पेंटिंग तो सभी को पता है। तो बी का 4 2 जगह पे, तो मतलब ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर जो है ए का 2 अगर सही है और बी का 4, तो ए का 3 यहाँ दिया है, तो आंसर क्या होगा आपका ये। सो MS रंधावा जो है इन्होंने कांगड़ा वैली पेंटिंग जो है वो लिखी हुई है। उसके बाद इन्होंने सेंचुरीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। सो सेंचुरीज़ अगर आप देखोगे तो गैंगुल्स है भाई, सेंचुरी जो है वो आपकी कहाँ पे है, गैंगुल्स आपकी कहाँ है, चंबा में है, ठीक है। तो C का 4, कहीं पे भी C का 4 2 जगह पे, तो मतलब ये स्टेटमेंट और स्टेटमेंट गलत होगी। लिपासरांग जो है आपकी, ये आपकी कहाँ पे है, किन्नौर में, तो दोनों में D का 5 भी दिया हुआ है, तो मतलब हमें कौन सी स्टेटमेंट बी देखना हमें। तो दरंग घाटी सेंचुरी जो है वो आपकी कहाँ पे, ये हम देखेंगे, तो दारन घाटी आपकी शिमला में है, तो आंसर क्या होगा इसका, C इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है जुंगती, इन्होंने सीन और सैवेज ग्रैंडियर, ये क्वेश्चन तो मतलब एक तरीके का इन्होंने टोटल पूछा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो 95 का जो आपका है,
तो इसका आंसर जो है वो आपका डी है, मतलब जुंगती जो है वो सतलुज को बोलते हैं। उसके बाद बी का 1 मतलब सीन ऑफ सैवेज ग्रैंडियर, और सी का 2 मतलब इट इज़ ए हिस्टोरिकल विलेज, एंड डी का 3 दैट इज़ योर ए फाइन अवॉर्डेड ऑफ बिरादरी पंचायत। ठीक है, सो यहाँ पे अब इन्होंने लास्ट में देखो यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है, एक पैसेज दिया है और इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको सिंपल इसमें आंसर्स बताऊंगा। 96 का आपका सी इसका आंसर होगा, 97 का आपका इसका बी आंसर होगा, 98 का इसका जो आंसर है वो दैट इज़ डी, और इसका 99 का जो आपका आंसर है दैट इज़ बी, और देन 100 का इसका ए। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या है कि आपको ये पैसेज पढ़ना होगा। आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे, स्टॉप करके आप इसको पढ़ सकते हैं और उसके बाद इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। सो आई होप आपको इस पेपर से काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि पेपर कहाँ से आएगा। देखो यहाँ पे सबसे मेन, अगर आप HPG के करते हैं तो पहले तो आपने हिस्टोरिकल फैक्ट्स, जैसे आप इस पेपर के हिसाब से देखें तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स विद डेट, ये आपको ध्यान में रखना है कि पक्का करने हैं। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में आपको खासकर रिवर्स और आपको पासेस और आपको नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनको ध्यान में रखना है कि ये कहाँ पे और कहाँ पे नहीं है। ठीक है, और मैरिज कस्टम को तो आपको पक्का ही, ट्राइबल एरियाज़ को मैंने आपको पहले ही बताया, और इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इसको नहीं भूलना है। ये आपका पेपर टोटली इसी सेक्शन से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं। और बाकी आप जो वेटेज देते हो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और आपका करंट अफेयर, इसको पर्टिकुलर वेटेज जो है वो देते रहिए। तो आज से आप एक काम करिए, आप डेज़ डिवाइड कीजिए और डेज़ डिवाइड करते हुए आप इन चीज़ों को कंप्लीट करिए 1 बाय 1। पॉलिटी आसान आती है, ज्योग्राफी आसान आती है और मॉडर्न हिस्ट्री आसान आती है, तो इसको पहले ही कवर करके अपने 30 क्वेश्चंस जो हैं वो कंफर्म, पर 25 to 30 क्वेश्चंस जो हैं वो अपने कंफर्म कर लीजिए। और करंट अफेयर से आपके 10 to 15 क्वेश्चंस होते हैं, इनको भी आप कंफर्म कर लीजिए। तो आपका कम से कम 45 का पेपर जो है वो पहले ही डिसाइड हो जाता है। तो आपको लड़ाई जो लड़नी है वो अगले 20 क्वेश्चंस की लड़ाई है, वो आप हिमाचल जीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हो 10 to 15। ओके, अभी मैंने साइंस इसमें इंक्लूड नहीं की, इकोनॉमी इसमें इंक्लूड नहीं किया, एनवायरनमेंट इसमें इंक्लूड नहीं किया, जनरल जीएस जो आती है वो इंक्लूड नहीं किया, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी। इसी तरीके की वीडियोस मैं आपको डालता रहूँगा, करंट अफेयर्स की वीडियोस भी मैं डालता रहता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल हमारा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टा पे हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट करंट अफेयर्स उस पर अपडेट होते हैं, और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सकें। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।